अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं और आप याद रखिएगा चैप्टर नंबर 8 यूजुअली इसमें से न्यूमेरिकल प्रोड्यूस होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। सो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी प्रैक्टिस से। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। Student, in this lecture we are going to solve question number 22. The question number 22 actually indicate ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट हैं। याद रखिएगा हम इसमें जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो पीएच है। पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ आता जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, लिहाजा इस लेक्चर को थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए। HCl की खास कंसंट्रेशन वाटर में डिज़ोल्व की गई। देखें HCl जो है ना वो डिज़ोल्व होने के बाद बनाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये तकरीबन सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। सो इसका जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। यानी कि अगर आपने इसके 10⁻⁴ मोल डिज़ोल्व किए ना तो आफ्टर सर्टन टाइम, शुरू में तो जैसे ही आपने डिज़ोल्व किए तब तो ये डिज़ोल्व होना शुरू हुआ है ना, जब टाइम 0 होगा तो ये शुरू में नहीं बने होंगे। आफ्टर सर्टन टाइम टी ये सारे का सारा डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा जितनी कंसंट्रेशन आपने ऐड की होगी। यानी कि 10⁻⁴ मोल्स जो हैं पर DMQ वो सारे के सारे हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएंगे। अब इस बात को समझें कि ये कंसंट्रेशन बन गई है हाइड्रोजन आयन की जो कि HCl ने बनाई है जब वो डिसोसिएट हुआ अपने आयंस के अंदर। और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है लिहाजा ये 100% आयोनाइज होने की कोशिश करेगा। अब ये जो पीएच है ना, ये पीएच इसके लिए वो होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता लगती है इक्वेशन से, वो हमने फाइंड कर ली, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴। तो इसका आंसर आया आपके पास 4। तो अगर आप इतनी कंसंट्रेशन HCl की इतने मोल्स HCl के पर DM³ डालेंगे तो उससे उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हो जाएगी 4, यानी कि एसिडिक। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड पहली तो बात यह है कि डिसॉल्व होकर बनाता है क्या, बेरियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। जब डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयंस बनाएगा तो एक बात आपने गौर करनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ये कि ये हाइड्रोक्सिल आयन 2 हैं। तो जब ये डिसॉल्व होंगे तो ये 2 आयंस में कन्वर्ट होंगे, डिसोसिएट होंगे। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ऐड की 10⁻⁴ मोल पर DM³, तो शुरू में तो नहीं बनेंगे ना आयंस, आहिस्ता आहिस्ता वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसके सारे के सारे जो आयंस हैं वो बन जाएंगे सेम अमाउंट के, यानी कि 10⁻⁴, और ये 2 टाइम्स बनेंगे, लिहाजा 2 × 10⁻⁴ अमाउंट ऑफ आयंस बनेंगे। तो आप पीएच निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इन, अच्छा ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आ रही है, पीएच नहीं आ रही। तो पीएच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। आप कहेंगे सर पीएच तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, वो तो आपके पास गिवन ही नहीं। तो आप ऐसा करें, पहले पीओएच निकाल लें, पीओएच से पीएच निकाल लें। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे पहले पीएच की बजाय पीओएच निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो पीएच की बजाय मैं पहले पीओएच निकालता हूँ, which is equal to negative log of हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन और नेगेटिव log of 2 into मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। पीओएच बनी आपके पास 3.69। अब ये आपने आगे इसके चलते हैं हम 3.69 जो है ये हमारी पीओएच आ गई, ये पीओएच आई है। अब आप जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच जो होती है वो इक्वल होती है 14 के एट 25 डिग्री। तो पीएच मैंने निकालनी है तो 14 में से पीओएच को माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो पीएच निकलेगी वो निकलेगी 14 माइनस 3.69, और 3.69 को अगर मैं माइनस करूंगा तो पीएच आ गई 10.31। अब आप कहेंगे ये पीएच तो 7 से ज़्यादा है, लिहाजा बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो उससे बनने वाला सोल्यूशन जो होगा वो अल्कलाइन होगा, वो उसकी बेसिक नेचर होगी, वो अल्कलैनिटी की तरफ होगा।
पार्ट सी में हमारे पास ये बताया गया है कि H2X एक सब्सटेंस है, H2X यकीनन ये एसिड होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन कंटेन करता है, और इसका 1 मोल ऐड किया गया, लेकिन 1 मोल ऐड करने पे ये सिर्फ 50% डिसोसिएट हुआ या आयोनाइज हुआ। तो मैं पहले तो इसकी इक्वेशन बना लूँ ना, फिर मैं 50% की बात करता हूँ। अब देखें बात यूँ है, इसके साथ डाटा ये गिवन है कि ये 50% डिसोसिएट होता है। इसका मतलब अगर इसके 1 मोल ऐड किए जाएंगे ना, तो उसमें से सिर्फ आधे मोल यानी कि 50% वो आयंस बनाएंगे। तो आपने शुरू में इसके 1 मोल ऐड किया तो इसके कोई भी नहीं बने होंगे। कब? जब टाइम 0 होगा। आफ्टर सर्टन टाइम t, जब ये डिसोसिएट हुआ होगा तो 1 का 50% डिसोसिएट होके आयंस बनाएगा। कितने बनाएगा? देखें, ये बनेगा 0.5 यानी कि आधा, ये भी कितना बनेगा? 0.5 यानी कि आधा, यानी कि 1 का आधा हिस्सा जो है ना वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। पीछे H2X कितना बच जाएगा? वो डेफिनेटली 0.5 ही बच जाएगा। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा मिटा के 1 का 50% वाला रिमूव करके इधर बची हुई H2X की कंसंट्रेशन लिखूं तो 0.5 बचेगी। अब स्टूडेंट pH फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। देखें, ये जो 0.5 बनी है ना, ये बनी है H2X के हिसाब से, लेकिन ये 2 का फैक्टर भी तो है इसमें, तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 1, तो लॉग ऑफ 1, तो pH क्या बनी आपकी? 0। तो ऐसा सोल्यूशन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक। मुझे कैसे पता लगा? उसकी जो pH है वो इंतहाई कम है, 0 है। तो उसका तरीक़ाकार मैंने क्या अपनाया कि मैंने पहले 50% आयोनाइज करवाया और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि एक आपका मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है। पार्ट डी में हमारे पास एक वीक बेस है, और ये जो वीक बेस हमारे पास है ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल पर DM³ डिसोसिएट किया जाए तो वो सिर्फ 1% डिसोसिएट होता है। तो 1% डिसोसिएशन इज नथिंग, ये तो बहुत ही कमज़ोर बेस है, और हम जानते हैं बफर सोल्यूशन बनाने के लिए भी यूज़ होती है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिज़ोल्व कराया जाए तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस। देखें स्टूडेंट, बात यूँ है कि आपने इसका 1 मोल डाला शुरू में, तो ये तो 0 होंगे ना जब टाइम 0 होगा। आफ्टर सर्टन टाइम t ये डिज़ोल्व होगा, तो अमोनियम आयन कितने बनेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन कितने बनेंगे? 1%। किसके? 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाय 1% ये प्रोडक्ट बनेगी, और ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1% ये प्रोडक्ट बनेगी। अब 1% को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/100 फॉर अमोनियम, 1/100 फॉर हाइड्रोक्सिल आयन। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बनेगी मोल पर DM³ में एक सोल्यूशन के अंदर। अगर आप 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में, बड़ी कम कंसंट्रेशन है ये तो। खैर, हम POH फाइंड करते हैं, POH से pH निकाल लेंगे। POH क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आई है। सो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1/100। नेगेटिव लॉग ऑफ 1/100 का जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 2। अब POH चाहिए 2, तो pH क्या होगी? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH जो कि 2 है, तो मेरे पास आंसर आया 12। ये 12 pH का अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। Students, now we are going to solve question number 23, which is the second part of this lecture. हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड एक्चुअली एक ऐसा एसिड होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और ये बन गई बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज एक्चुअली बेंजोइक एसिड। ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि ये एक ऐसा एसिड है जिसको अगर डिसोसिएट कराया जाए तो बहुत कम डिसोसिएट होगा और एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट मॉलिक्यूल। मोनो मतलब एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल। सो वी आर सपोज टू फाइंड द pH ऑफ द सोल्यूशन।
अगर मैं बेंजोइक एसिड और उसके साल्ट यानी कि सोडियम बेंजोएट को मिक्स करूं तो आप कहेंगे सर ये तो बफर बन जाएगा ना। आप वीक एसिड और उसके साल्ट यानी कि सोडियम बेंजोएट को मिक्स करें, ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट यानी कि साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। और ये साल्ट कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके। तो वीक एसिड और उसका साल्ट, तो आप कहेंगे सर ये तो बफर बना रहे हैं आप। तो वो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप पीएच फाइंड करें अगर इन दोनों की एक ख़ास कंसंट्रेशन ऐड कर दी जाए इन सोल्यूशन। तो पीएच फाइंड करने के लिए किसी भी बफर की हमारे पास हेंड्रिसन इक्वेशन होती है, वो इक्वल होती है पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब आप सोच रहे होंगे साल्ट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास 7.2 ग्राम गिवन है, जबकि एसिड की कंसंट्रेशन बिल्कुल सही गिवन है मोल पर डीएम क्यूब में। तो साल्ट की कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, फिर जाके हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। के की वैल्यू गिवन है, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो पी के बन जाएगा। सो के गिवन है, एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, साल्ट की कंसंट्रेशन को हमें एक्यूरेट यूनिट्स में लाना पड़ेगा। सो पहले कन्वर्ट करते हैं साल्ट को ग्राम से मोल पर डीएम क्यूब में। तो साल्ट हमारे पास है क्या, साल्ट है बेंजोइक एसिड का साल्ट है यानी कि C6H5COO इसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ये हमारे पास साल्ट गिवन है। इसके कितने गिवन है, 7.2 ग्राम। मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 डीएम क्यूब में एक सर्टन कंसंट्रेशन बन जाएगी, यानी कि जो आपके पास ग्राम आपने ऐड किए हैं ना वो एक डीएम क्यूब में ऐड किए हैं। तो आप सिंपली ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लें तो आपका मोल पर डीएम क्यूब बन जाएगा। तो मैं इस ग्राम को सिंपली मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं पहले कह रहा था कि इतने ग्राम एक डीएम क्यूब में मौजूद है, अब मैं कह दूंगा इतने मोल्स एक डीएम क्यूब में मौजूद हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट चेंज करने के लिए मुझे 7.2 को मोल्स में चेंज करना पड़ेगा। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, वेयर एन रिप्रेजेंट मोल्स। मैस क्या है, 7.2। मोलर मैस निकालना पड़ेगा हमारे पास। जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है कि हमारे पास है C6H5COONA 12 into 6, 5 into 1 plus 12 plus 32 plus 23। ये आपका जो आंसर है, जब हम इसे ऐडअप करते हैं तो ये आता है 144 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मैस। तो ये 7.2 को मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर मैस से जो होता है 144, तो आपके जो मोल्स आएंगे जो कैलकुलेट करके वो आएंगे 0.05। 0.05 ये मोल्स आ गए आपके। अब मैं क्या करता हूँ, हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करता हूँ। हेंडरसन इक्वेशन क्या थी मेरे पास, हेंडरसन equation to calculate pH was pH is equal to pKa plus log of salt over acid। pKa क्या है, pKa होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है। अगर आप क्वेश्चन का टाइटल पढ़ेंगे तो उसमें 6.4 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब को जो Ka की वैल्यू है मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो अभी निकाली है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, और एसिड जो कि मैंने अभी निकाली है 0.02 मोल पर डीएम क्यूब। स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है ज़रा देखते हैं। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आता है 4.2 प्लस लॉग ऑफ 2.5। तो ये आया 4.2 प्लस 0.39 डेट कम्स टू बी 4.59। ये आ गई पीएच अगर मैं इन दोनों यानी कि बेंजोइक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करता हूँ। अब हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने जो दो कंपोनेंट्स ऑफ बफर यानी कि वीक एसिड और उसका जो वीक एसिड का साल्ट था
वो ऐड किया तो हमारा बफर बन गया और बफर की हमने पीएच फाइंड कर ली। सिर्फ हमें करना क्या पड़ा, हमें जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं ना उनको जस्टिफाई करना पड़ा इस तरह के, हमें वो मोल पर डीएम क्यूब में चाहिए थे। हमारा जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो डिफरेंट है। एक बफर सॉल्यूशन बनाया गया है। कैसे? आपने उसमें सोडियम एसीटेट यानी कि एसिटिक एसिड का साल्ट और एसिटिक एसिड को मिक्स किया एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन, यानी कि अगेन हमारे लिए बफर सोल्यूशन की पीएच निकालने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसके सेकंड पार्ट में उसमें इसके आगे लाइन में हमारे पास पीके की वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद उन्होंने हमसे ये पूछा है कि अगर हम 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पीएच कितनी चेंज होगी, अगर 0.1 मोल ऑफ HCl डालते हैं तो कितनी पीएच चेंज होगी। ना दिस इज सपोज टू बी एक्सटेंसिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसका पार्ट ए। सो अब तो हम जा रहे हैं पार्ट बी की तरफ। हमारा बफर बनाया गया दो चीज़ों को मिक्स करके, CH3COOH और CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट यानी कि इसके साल्ट को। इसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है मेरे पास सोडियम एसीटेट की है 0.02 मोलर और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड की है 0.5 मोलर। अब स्टूडेंट हम क्या करें, हम ये करें कि हम इसकी पीएच फाइंड करें। पीएच फाइंड करने के लिए हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन होनी चाहिए, pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। अब pKa की वैल्यू हमें गिवन है, इसके साथ ही क्वेश्चन में ही हमें pKa की वैल्यू गिवन है। pKa की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 4.74 और ये तो हमने याद भी की हुई है जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे। तो 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.5 0.2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, तो वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4.74 लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन है 0.2 और एसिड की कंसंट्रेशन है 0.5। अब ये क्या बन गया 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 डेट कम्स टू बी 0.4। तो ये आंसर आ गया आपका 0.4 का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा 4.74 माइनस 0.4, सो इट कम्स टू बी 4.34। ये बन गया आपका एसिडिक बफर जिसकी pH 7 से कम है क्योंकि ये एसिड और उसके सॉल्ट को ऐड करने से बना है। अब इसका पार्ट भी यानी कि इसका इसी का सेकंड पार्ट, उसमें हमने क्या करना है 0.1 मोलर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें अगर मैं बात करूँ ना 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूँगा तो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड असल में करेगा क्या, रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और फॉर्म करेगा दो चीज़ें, सोडियम एसीटेट साल्ट और साथ बनाएगा वाटर। यानी कि 0.1 मोलर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एसिटिक एसिड की 0.1 मोलर कंसंट्रेशन खा जाएगा, कम कर देगा, और साल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर बढ़ा देगा। मैंने क्या समझाया आपको कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करूँगा 0.1 मोलर सोल्यूशन के अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन को इस्तेमाल कर लेगा, यूज़ कर लेगा। तो जो टोटल कंसंट्रेशन होगी ना एसिटिक एसिड की जो हमने ऐड की है उसमें से 0.1 इस्तेमाल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल जो हमने बफर में ऐड की है वो थी 0.5। एसिटिक एसिड की जो बच गई है कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कितनी है 0.5 में से जितनी इस्तेमाल होगी है सोडियम हाइड्रोक्साइड ने 0.4। अब इस चीज़ को दोबारा समझना है आपने कि 0.1 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें से इस्तेमाल कर लेगा, खा जाएगा एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, तो वो कम हो जाएगी। तो और साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन will
इंक्रीज बाय 0.1 मोलर, क्योंकि इतने बन रहे हैं ना मोल पर डीएम क्यूब। तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या थी, इनिशियल वो थी 0.2। तो अब क्या बनी, न्यू कंसंट्रेशन क्या बनी आफ्टर रिएक्शन, 0.2 प्लस 0.1 दैट कम्स टू बी 0.3। ये आपकी नई कंसंट्रेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब पीएच फाइंड करता हूँ। इस सारे प्रोसेस के हो जाने के बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन करके बफर का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, तो हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करते हुए मैं नई पीएच निकालता हूँ। जब ये प्रोसेस हो गया, यानी कि साल्ट की नई कंसंट्रेशन 0.3 आ गई, एसिड की नई कंसंट्रेशन 0.4 आ गई, तो pKa प्लस log ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन, 4.74 प्लस log ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो नई बनी है 0.3, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है 0.4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 4.62। पहले पीएच क्या थी, पहले पीएच थी हमारे पास जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ऐड किया था 4.34। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे पीएच कितनी हो गई 4.62। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच चेंज को रेजिस्ट किया है और माइन्यूट सी पीएच चेंज होने दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन से। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे में ऐड करता ना तो पीएच काफ़ी बढ़ जानी थी, लेकिन चूंकि मैंने बफर की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, लिहाजा बफर ने इंतहाई माइन्यूट चेंज लाया है पीएच में, क्योंकि पीएच बढ़ाने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो गया है बफर के साथ, और उसने इनडायरेक्टली, यानी कि अगर मैं बहुत सादा सा लफ्ज़ बोलूँ तो न्यूट्रलाइज कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के इफ़ेक्ट को किसी हद तक। अब मैं चलता हूँ इसके पार्ट 2 की तरफ कि अगर मैं 0.1 जो है वो एसिड डालूँ, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एसिड डालूँ। पहले मैंने क्या डाला है, मैंने इसके अंदर पहले डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर, अब मैं डाल रहा हूँ 0.1 मोलर HCl। अब क्या होगा ज़रा उसको देखते हैं। देखिए, जब आप HCl डिज़ोल्व करेंगे ना, तो HCl सारे का सारा डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बनाएगा। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने पे जो एसिटिक एसिड डिज़ोल्व हुआ था और क्या बना रहा था, एसिटिक एसिड बना रहा था CH3 COO- और H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन आयन तो ये भी बना रहा है एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन आयन HCl भी बना रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो होगा यूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आयोनाइजेशन की सप्रेस हो जाएगी। हाइड्रोजन आयंस जो HCl बना रहा है वो एसीटेट आयन से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे 0.1 मोल। यानी कि जितने आपने एसिड की हाइड्रोजन आयन ऐड किए ना, वो सारे के सारे एसीटेट आयन से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना देंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, सप्रेस हो जाएगा इसकी आयोनाइजेशन। और यही हमने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा है। तो पहले इसकी कंसंट्रेशन थी 0.5, तो एसिड डालने से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई 0.1। अब ये जो हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड है ना, ये रिएक्ट कर रहा है एसीटेट आयन से, ताकि वो क्या बना सके, वो बना सके एसिटिक एसिड। मैं रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। अब हाइड्रोजन आयन ने एसीटेट आयन से मिलके बना तो लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ तो गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये एसीटेट आयन किसके हैं? क्या ये एसीटेट आयन जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, या ये एसीटेट आयन जो बफर का सेकंड कंपोनेंट है साल्ट उसके हैं? हम ये बफर सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि साल्ट की कंसंट्रेशन असल में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि साल्ट ही असल में ज़्यादा डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन बना रहा होता है। सो ये जो एसीटेट आयन खाए गए हैं ना, ये असल में साल्ट के हैं। तो साल्ट की कंसंट्रेशन बजाय बढ़ने के काम हो जाएगी, यानी कि साल्ट ने 0.2 डिज़ोल्व होकर 0.2 एसीटेट आयन बनाए। 0.2 एसीटेट आयन में से 0.1 जो है ना वो H पॉजिटिव आयंस खा गए ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, और साल्ट की कंसंट्रेशन पीछे बच गई 0.1। तो अब इसमें उल्टा हो गया, इसमें बजाय इंक्रीज़ करने के साल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर गई।
0.2 से माइनस होकर 0.1 रह गई। तो अब ये ऊपर वाले का आंसर नई कंसंट्रेशन का आया 0.6, इसका आया 0.1। तो अब मैं हेंडरसन इक्वेशन लगाता हूँ। हेंडरसन इक्वेशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड। स्टूडेंट pKa क्या होता है? pKa 4.74 होता है। साल्ट की कंसंट्रेशन क्या आई है? 0.1 आई है। चेंज हो गई ना, कम हो गई, क्योंकि एसिड ने उस एसिटेट आयंस खा गया, रिएक्ट कर गया। पहले बेस होती तो वो एसिटिक एसिड खा जाती, ये एसिटेट आयन खा गया और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो पीएच कम हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। पीएच कम हुई 3.96। तो इसने एसिड के डालने पे भी पीएच की चेंज को रेजिस्ट किया। अगर एसिड ना डालते और खाली बफर ही होता हमारे सोल्यूशन में, तो हमारी जो पीएच थी वो 4.59 होनी थी। अब ये 3.96 हुई है, यानी कि इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बहुत ही सादा सा अंदाज़ा लगाऊं तो ये थोड़ा सा चेंज आया है, कोई 2, 3, 4 का चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं खाली 0.1 मोलर HCl वाटर में डिज़ोल्व करता ना, तो पीएच बहुत कम हो जाती। लेकिन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बफर विद एसिड, द pH is resisted and lowered lesser as compared to pure HCl would be added in water। अब स्टूडेंट हम ना दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। ये क्वेश्चन सोलेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सोल्व द value of KSP, we are going to find the solubility given है, KSP की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं at certain temperature। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो पहली बात है वो कैल्शियम आयन बनाएगा और 2 फ्लोराइड आयन बनाएगा, और उसकी सोलिबिलिटी जो है वो 2.05 10⁻⁻⁴ मोल है पर dm³। ये सोलिबिलिटी है, यानी कि अगर आप 2.05 10⁻⁻⁴ मोल डालेंगे एक dm³ में, तो शुरू में तो डेफिनेटली आयंस नहीं बनेंगे, टाइम जब 0 होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम ये डिज़ोल्व होकर बना देगा कैल्शियम आयंस 2.05 10⁻⁻⁴, यानी कि सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, और फ्लोरीन बनाएगा 2 × 2.05 10⁻⁻⁴। क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है ना, इट हैज़ द फैक्टर ऑफ 2 मोल्स, तो इस वजह से ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक कैल्शियम फ्लोराइड 2 फ्लोराइड आयंस बनाता है, तो इतने 2 × ये फ्लोराइड आयंस बनाएंगे। ये है जब आपका ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि हमने KSP फाइंड करना है, तो KSP की इक्वेशन लिखते हैं। KSP इक्वेशन इज इक्वल टू कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन क्या है? 2.05 10⁻⁻⁴ मोल पर dm³। फ्लोराइड आयन क्या है? 2 × 2.05 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात यूँ है कि हमारे पास ये स्क्वायर वैल्यू है, यानी कि हमें इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन जो बनती है वो कुछ इस तरह बनती है, 2.05 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर करने से पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 4.1 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। अब मैं इसे स्पेस बना लेता हूँ ताकि ये मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है, ये 10⁻⁸ हो जाएगा, ये जो 10⁻⁴ है इसका स्क्वायर लेंगे -8 हो जाएगा, और ये -2.05 मल्टीप्लाई बाय 4.1 यानी कि स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख लिया। 10⁻⁴ और 10⁻⁸ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10⁻12 हो जाएगा। वैसे ये वाली लाइन लिखने की बजाय आप कैलकुलेटर पे अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह आप गलती कर सकते हैं। आप इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 3.446 10⁻11,
ये सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसकी सॉलेबिलिटी बहुत कम है, या ये एक स्पेरिंगली सॉलेबल किस्म का सॉल्ट है, क्योंकि 10⁻11 इज़ अ वेरी लो सॉलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। स्टूडेंट, अब हम जाने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अभी हमने जो इस क्वेश्चन में किया है ना, वो हमने सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकाली है, किससे? सॉलेबिलिटी की वैल्यू गिवन होने से। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम सॉलेबिलिटी निकालेंगे अगर हमें सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पता हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द solubility. We have the solubility product but we are calculating the solubility. हम solubility कैलकुलेट करने जा रहे हैं, solubility product हमारे पास गिवन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने KSP फाइंड किया था। इस क्वेश्चन के अंदर अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने KSP यानी कि सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट वो गिवन है, उसको यूज करते हुए हमने सॉलेबिलिटी फाइंड करनी है। अब अगर मैं वापस अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ जाऊं, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने ये आयंस का KSP प्रोडक्ट निकाला था। मैंने वहाँ पे सॉलेबिलिटी गिवन थी, सॉलेबिलिटी ऑफ फाइन कैल्शियम एंड फ्लोराइड, मैंने उससे KSP निकाला था, यानी कि सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकाला था। अगर मेरे पास सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट गिवन ना हो तो वो मैं सॉलेबिलिटी से निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास KSP गिवन हो तो मैं उससे सॉलेबिलिटी निकाल सकता हूँ। सो इस लेक्चर में मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए सॉलेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ। हमारे पास जो केमिकल गिवन है वो है सिल्वर क्रोमेट, Ag2CrO4। जब इसे डिज़ोल्व कराया जाता है ना, तो ये दो आयंस में कन्वर्ट होता है। एक आयन है आपके पास सिल्वर आयन, ये, और साथ बनेगा क्रोमेट आयन। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखें यहाँ पे दो सिल्वर एक सॉल्ट के अंदर है, तो ये दो सिल्वर आयन बनाएगा और एक क्रोमेट आयन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिल्वर क्रोमेट डिज़ोल्व होता है तो वो दो सिल्वर आयन और एक क्रोमेट आयन बनाएगा। ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए ये लिखा था पॉइंट, ये मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास गिवन है KSP और सॉलेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी इनिशियल अमाउंट डाली S। शुरू में ये तो डेफिनेटली जब टाइम 0 होगा नहीं डिज़ोल्व हुई होगी, डिसोसिएट हुई होगी। आफ्टर सर्टेन टाइम T ये सारी S की जो अमाउंट है सारी की सारी इसकी डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट असल में उन आयंस का प्रोडक्ट है जो बन चुके हैं, बने हैं। तो ये जो S अमाउंट है ना, ये समझे सॉलेबिलिटी है, यानी कि इतनी अमाउंट डिज़ोल्व हो सकती है, मैंने उतनी डाली S डिज़ोल्व होके जो सिल्वर बनाएगी आयंस वो 2 टाइम्स बनाएगी, यानी कि ये बनेंगे 2S, और क्रोमेट आयन बनेंगे S। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं इक्वेशन देखते हुए सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालूं, KSP इक्वेशन देखते हुए निकालूं, तो वो बनेगा सिल्वर आयंस का स्क्वायर क्रोमेट आयंस -2। अब याद रखिएगा ये स्क्वायर नहीं बना देना क्रोमेट आयन का। अब सिल्वर आयन क्या हो गए, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बनती है 2S का स्क्वायर, और क्रोमेट आयन की बनती है S। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी स्पेस ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये सॉल्व होना आसान हो जाए। अब स्टूडेंट जो आपका KSP है वो इक्वल आ गया 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S के, तो बन गया 4S क्यूब KSP। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ A। यूजिंग इक्वेशन A to find value of solubility by inserting value of KSP। यानी कि मैं KSP की वैल्यू लगाकर सॉलेबिलिटी यानी कि S की वैल्यू निकालूंगा। अच्छा,
अब मैं ज़रा इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। मेरे पास KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू क्या थी, मैं इक्वेशन दोबारा लिख लूँ। KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, KSP की वैल्यू गिवन है 2.6 10 पावर -2, 4 इंटू एस क्यूब। अच्छा, एस क्यूब इधर ही रहेगा, 2.6 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। तो यहाँ से जो एस क्यूब होगा आपका, एस क्यूब, उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0065। अब आप डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे कि इसको क्यूब रूट लेना होगा ताकि सॉलेबिलिटी एस की वैल्यू आ जाए, सॉलेबिलिटी एस की वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एस क्यूब की जो वैल्यू आई है 0.0065, इसके क्यूब रूट ले लेता हूँ, इसका भी क्यूब रूट ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आया क्यूब रूट लेने से, वो आया s इज इक्वल टू 0.1866। अच्छा, अब ये सॉलेबिलिटी की वैल्यू आ गई है। सॉलेबिलिटी की जो वैल्यू आई है ना, वो हमारे पास आई है मोल पर डीएम क्यूब में। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ज़रा इसको देखते हैं। देखिए, आपका साल्ट था सिल्वर क्रोमेट, जब इसको डिसॉल्व किया गया तो ये बना सिल्वर आयन प्लस क्रोमेट आयन। मैंने कहा था कि इसकी S कंसंट्रेशन अगर डाली जाए तो वो डिसॉल्व होकर इसकी 2S बनाती है और इसकी S बनाती है। तो अब आपके पास जो S की वैल्यू आई है, S की वैल्यू आई है, वो आई है 0.1866। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जो कंसंट्रेशन बनेगी, अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर 0.1866 मोल पर डीएम क्यूब डालूंगा, तो जो वो सिल्वर आयन बनाएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1866 और S होगा 0.1866। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0.3732 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन बनेगी सिल्वर आयंस की, और 0.1866 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन बनेगी क्रोमेट आयन की। और जो सॉलेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट आएगी, जो सॉलेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट आएगी, सिल्वर क्रोमेट आएगी, वो आएगी आपके पास 0.1866 मोल पर डीएम क्यूब। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सॉलेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट जो हमने कैलकुलेट की है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।